नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यू विथ फुल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, मैंने इस सेशन में उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन बनाया गया है? इस सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, चाहे आप अपकमिंग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप इस सेशन को पूरा देखिएगा। यदि सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला राजा नरसिंह किस वंश का था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला राजा नरसिंह किस वंश का था? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गंग वंश का था। कोणार्क का सूर्य मंदिर यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, किस राज्य में है? उड़ीसा में है। उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? कलिंग के गंग वंशी राजा नरसिंह ने इसका निर्माण कराया था। और याद रख लीजिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस चीनी यात्री ने गुप्त राज्य के प्रथम राजा का प्रमाण दिया था? फायान, वेनसांग, इत्सिंग, इनमें से कोई नहीं। किस चीनी यात्री ने गुप्त राज्य के प्रथम राजा का प्रमाण दिया था? सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इत्सिंग ने दिया था। दोस्तों, याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है और यह इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि गुप्तों का प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, याद कर लीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इत्सिंग की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो एक चीनी यात्री था और बौद्ध भिक्षु था जो 672 से 695 ईस्वी के बीच भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। न्याय दर्शन की रचना किसने की थी? कणाद, कपिल, गौतम या पतंजलि? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। न्याय दर्शन की स्थापना गौतम ऋषि ने की थी। न्याय दर्शन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? गौतम ऋषि ने की थी। योग दर्शन की बात कर लिया जाए तो पतंजलि ने योग दर्शन की स्थापना की थी। वैशेषिक दर्शन की बात कर लिया जाए तो यहाँ वैशेषिक दर्शन की स्थापना कणाद ने की थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आयुर्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद या शिल्पवेद? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, धनुर्वेद। यजुर्वेद की बात कर लिया जाए दोस्तों तो 4 वेदों में से एक है। 4 वेद कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। एक 4 वेद है। यजुर्वेद जो है इन्हीं 4 ग्रंथों में से एक है। इसमें बलिदानों के प्रदर्शन की प्रक्रिया दिखाई गई है दोस्तों।
यजुर्वेद के उपवेद को क्या कहा गया है? धनुर्वेद कहा जाता है। इसमें छोटे जादू मंत्रों का संग्रह होता है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जादू टोने का संग्रह जो है किस वेद में है, तो याद कर लीजिएगा अथर्ववेद में है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि छोटे जादू का, तो छोटे जादू का जो है मंत्र यजुर्वेद में है। ठीक है, जो बलिदान के समय पुजारियों के एक निश्चित वर्ग द्वारा उपयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। महात्मा बुद्ध निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल में कौशाम्बी गए थे? धर्मसेन, बोधिसेन, उद्यन या सैतानिका? सही आंसर हो जाएगा उद्यन के काल में महात्मा बुद्ध जो है कौशाम्बी गए थे। कौशाम्बी में उनका विश्राम था दोस्तों, 9वां विश्राम था। उद्यन ने बौद्ध धर्म की ओर रुख कर लिया था और राम विहार को भी भिक्षु संघ को दान कर दिया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। आजीवक संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? मखाली गोसाल, जनक कृष्णा, त्रिगयान? आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मखाली गोसाल ने की थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? मखाली गोसाल ने की थी। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान आजीवक लोग जो है मगध में बहुत लोकप्रिय थे और मौर्य राजाओं ने आजीवक भिक्षुओं को सम्मान में क्या दान की थी? गुफाएं दान की थी। क्लियर? चलिए अगला सवाल हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बिंबिसार का दूसरा नाम क्या है? बिंबिसार का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ए, श्रेनिक। बिंबिसार का दूसरा नाम श्रेनिक है। बिंबिसार की बात कर लिया जाए तो कब से कब तक होता है? 558 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व, और वह मगध साम्राज्य का सम्राट था। इसका एक और नाम था श्रेनिक। क्लियर? वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन रानी चेलना के उपदेशों से प्रभावित हुए और प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? उज्जैन में स्थापित की थी। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। बिंदुसार के दरबार में डायोमेकस को राजदूत के रूप में किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर, एंटियोकस, किंग टोलमी या सिकंदर? बिंदुसार के दरबार में डायोमेकस को किसने भेजा था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एंटियोकस ने भेजा था। बिंदुसार की बात कर लिया जाए दोस्तों तो मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसको हराकर? नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। यूनानी स्रोतों से उल्लेख है दोस्तों कि उसके पश्चिम राजाओं के साथ किसके? बिंदुसार के अच्छे संबंध थे। एस्ट्रेबो के अनुसार एंटियोकस जो कि सीरियाई राजा था ने बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत डायोमेकस को यहाँ पर भेजा था। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अशोक के सभी शिलालेखों में से कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? 7वां, 11वां, 13वां या 9वां? आंसर इज द ऑप्शन सी, 13वां शिलालेख सबसे लंबा है। दोस्तों 13वें शिलालेख की बात कर लिया जाए तो अशोक का सबसे लंबा रॉक एडिक्ट है और इसमें अशोक के कलिंग विजय की चर्चा की गई है। क्लियर? ग्रीक राजा
एंटियोकस, टोलमी, एंगिनस, मग, सिकंदर और चोल पांड्य आदि पर अशोक के धर्म की विजय का उल्लेख इसमें मिलता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों? कलिंग युद्ध अशोक के शासनकाल में किस वर्ष लड़ा गया था? उनके 6ठे वर्ष में, 7वें वर्ष में, 8वें वर्ष में या 9वें वर्ष में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 8वें वर्ष में लड़ा गया था। दोस्तों अशोक की बात कर लिया जाए तो उसके 8वें शासनकाल में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में लगभग 1 लाख सैनिकों की जान चली गई थी दोस्तों, और लगभग 1.5 लाख सैनिकों को पकड़ लिया गया था, और इसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। क्वेश्चन नंबर 11, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, अजितनाथ या महावीर स्वामी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। दोस्तों यहां पर पार्श्वनाथ की बात कर ले जाए तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, और महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। क्लियर? 24वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी थे। क्लियर? जिनके ऋषभदेव के बारे में माना जाता है दोस्तों, उन्होंने तप के माध्यम से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था। क्लियर? पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ थे, और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है दोस्तों? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था? 6ठी शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 10वीं शताब्दी में हुआ था। कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर देखने को मिलता है दोस्तों? खजुराहो में देखने को मिलता है। यह मंदिर जो है, महादेव मंदिर, सबसे बड़ा और अलंकृत जो है हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण कब हुआ था? 10वीं शताब्दी में हुआ था, और भारत में मध्ययुगीन काल के मंदिरों में सर्वोत्तम माना जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिमुक जो है सातवाहन वंश के संस्थापक थे। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन थे दोस्तों? सिमुक से। इनका एक अभिलेख है नाना घाट। सातवाहन शिलालेख में राजघरानों की सूची में उनका उल्लेख पहले राजा के रूप में किया गया है, और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि उन्होंने रथिकों और भोजकों की सहायता से दक्कन में शुंग शक्ति को नष्ट कर दिया था। उन्होंने लगभग 23 वर्षों तक शासन किया था, और उनके भाई कान्हा ने, याद कर लीजिएगा, उनका सिर काट दिया था। ठीक है? और उत्तराधिकारी बने थे। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? बता चुका हूं दोस्तों, नंद वंश के अंतिम शासक को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन है दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, घनानंद। दोस्तों नंद वंश की बात कर लिया जाए तो कहाँ शासन करता था? उत्तरी भाग में, भारत के उत्तरी भाग में शासन करता था। क्लियर? महाबोधि के अनुसार, जो कि बौद्ध ग्रंथ है, घनानंद जो है प्राचीन भारत के नंद वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं, और राजवंश के संस्थापक उग्रसेन के 8 भाइयों में से सबसे छोटे थे। और इस वंश का दूसरा राजा कौन था दोस्तों? पांडुक था। गोविंद शनक जो है नंद वंश के 6ठे राजा थे, और कैवर्त जो है 8वें राजा थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी, वीएस अग्रवाल, लॉर्ड बुल्ली या अल बाशामी?
सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी कौन थे दोस्तों? एक पुरातात्विक थे, ठीक है, और उन्होंने 2122 में हड़प्पा में सिंधु घाटी स्थल की खुदाई की थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी दोस्तों? कांस्य युगीन सभ्यता थी। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है किस प्रकार? जन्म, निवास, प्रथम उपदेश, मृत्यु। दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था? जन्म तो आपका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश काशी के निकट, याद कर लीजिएगा, सारनाथ में दिया था, और इसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, सुरकोटड़ा किस प्रदेश में है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या पंजाब? सुरकोटड़ा कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गुजरात में स्थित है। सुरकोटड़ा कहाँ है दोस्तों? गुजरात में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इसकी खोज किसने की थी? 1964 में जगपति जोशी ने की थी। यहाँ पर घोड़े की अस्थियां मिली हुई है और यह 2000 ईसा पूर्व के आसपास की है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? शासन के 8वें वर्ष में आक्रमण किया था कलिंग पर दोस्तों। कब किया था आपको यहाँ पर आंसर करना है। आंसर इज द ऑप्शन ए, 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने अपने सिंहासन के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। क्लियर? इस युद्ध में खून खराबे के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है दोस्तों? मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? कौन सा अधिकारी करता था दोस्तों? समाहर्ता करता था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मौर्य काल के दौरान जो है राजस्व विभाग का अधिकारी कौन होता था दोस्तों? समाहर्ता होता था, और इसका कार्य जो है पूरे राज्य से राजस्व की वसूली करना होता था। ठीक है, और राजस्व का मुख्य स्रोत क्या होता था? कृषि होता था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई थी? सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में, प्रकृति के कारण, सलेखना पद्धति द्वारा या बिंदुसार द्वारा मारा गया था। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सलेखना पद्धति द्वारा हुई थी। सलेखना पद्धति क्या है दोस्तों? अन्न जल उपवास करके इन्होंने अपने मौत को गले लगा लिया था, और इसी विधि को क्या कहा जाता है? सलेखना विधि कहा जाता है। जैन सूत्रों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य त्याग दिया था। ठीक है, और अंत में भद्रबाहु के करीब आ गए थे, और श्रवण बेलगोला में, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से यानी खुद को भूखा रखा था, और इस प्रकार उनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग के युद्ध का उल्लेख है? बार बार यह प्रश्न रिपीट हो रहा है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वें शिलालेख में वर्णन है। कलिंग पर अशोक ने जीत दर्ज की थी। कलिंग किस राज्य में है दोस्तों? कलिंग जो है उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, और इसमें यह भी उल्लेख है कि धर्म की जीत सबसे बड़ी जीत है। नेक्स्ट सवाल कहता है दोस्तों, महाभाष्य किसने लिखा था?
पाणिनि, पतंजलि, कालिदास या तुलसीदास? आंसर इज द ऑप्शन बी, पतंजलि ने लिखा था। महाभाष्य की रचना किसने की थी दोस्तों? पतंजलि ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस राजा को दक्षिण का अशोक भी कहा माना जाता है? अमोधवर्ष प्रथम, धुरु, दतिंगदुर या गोविंद तृतीय? निम्नलिखित में से किस राजा को दक्षिण का अशोक कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अमोधवर्ष प्रथम को। अमोधवर्ष प्रथम की बात कर लिया जाए दोस्तों तो धार्मिक स्वभाव, कला और साहित्य में उनकी रुचि के कारण उसकी तुलना जो है सम्राट अशोक से की जाती है। उन्हें दक्षिण का अशोक कहा जाता है। उनकी तुलना गुप्त राजा विक्रमादित्य से भी की जाती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त राजा के शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त? किस राजा के समय, गुप्त राजा के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर लिया जाए दोस्तों उत्तरी भारत में गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 380 से 413 तक। और इस दौरान जो है गुप्त साम्राज्य ने अपना चरम गुप्त साम्राज्य ने अपना चरम हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदारो या हड़प्पा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लोथल। लोथल की बात कर लिया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक था। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। याद रखिएगा किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। दोस्तों प्राचीन भारत का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में मध्यकालीन इतिहास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।